हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीएम एजुकेशन। आज मैं आप लोगों को क्लास 11th और 12th के हिंदी व्याकरण से अभिव्यक्ति और माध्यम से फर्स्ट चैप्टर जनसंचार माध्यम पढ़ाऊंगी। इस चैप्टर में जनसंचार की विकास, किस प्रकार से जनसंचार का विकास हुआ और उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसकी क्या कमियां हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। इस देखने के पहले हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं संचार क्या है। संचार क्या है सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। संचार क्या है? संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। आपने विज्ञान में ताप संचार के बारे में पढ़ा होगा कि कैसे गर्मी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचती है। इसी तरह टेलीफोन के तार या बेतार के जरिए मौखिक या लिखित संदेश को एक जगह से दूसरी जगह भेजने को भी संचार कहा जाता है। लेकिन हम यहाँ जिस संचार की बात कर रहे हैं उससे हमारा तात्पर्य है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान। जिस संचार की यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं उस संचार वह है जिससे कि सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा रहा हो, उसे हम संचार कहते हैं। मशहूर संचार शास्त्री जो विल्बर श्रेम के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी होती है। विल्बर श्रेम ने कहा था कि संचार जो होता है वह अनुभवों की साझेदारी होती है। एक व्यक्ति अपने अनुभव को दूसरे तक पहुंचाता है, उसे ही संचार कहा जाता है। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे, इसके बाद जिन जिन चीज़ों को हम लोग देखेंगे वह है संचार के तत्व। संचार के तत्व में आएगा संचार के स्रोत, एनकोडिंग, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, फीडबैक और शोर। संचार के कौन कौन से स्रोत हैं, कहाँ कहाँ से संचार प्राप्त होता है। एनकोडिंग क्या होता है? एनकोडिंग के साथ डिकोडिंग भी होता है, इसको मैं आगे आप लोगों को बताऊँगी कि एनकोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग क्या होता है। फिर इसके बाद का तत्व आता है वो होता है संदेश। उसके बाद जो माध्यम होता है जिसके द्वारा संदेश पहुंचाया जाता है। फिर आता है प्राप्तकर्ता, जिसके पास संदेश भेजा जाता है वो प्राप्तकर्ता। और फिर जब प्राप्तकर्ता के पास जो संदेश पहुंच जाता है तो वह जो फीडबैक देता है, जो फीडबैक हमें प्राप्त होता है, यह संचार के तत्व का सबसे अंतिम तत्व है। और इसमें जो शोर है, यह संचार के जब होता है, एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से संचार करता होता है तो यह जो शोर होता है यह अवरोध पैदा करने का काम करता है। अगर यह शोर नहीं होता है, शोर रहित संचार होता है तो वहाँ फीडबैक क्लियरली प्राप्त होता है। तो ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे कि संचार के तत्व कौन कौन से हैं और किस प्रकार से संचार अपना कार्य करता है। अब संचार के तत्व में सबसे पहले हमने देखा है स्रोत। जब हम कहते हैं कि संचार एक प्रक्रिया है तो इसका एक अर्थ यह भी होता है कि इस प्रक्रिया में कई चरण या तत्व शामिल होते हैं। संचार की प्रक्रिया में भी कई तत्व शामिल हैं। इनमें से कुछ प्रमुख तत्वों की हम यहाँ पर सिलसिलेवार चर्चा करेंगे, जिसमें कि पहला हमने बताया था आपको स्रोत। संचार प्रक्रिया की शुरुआत ही होती है स्रोत से, जो कि संचारक से होती है। जो संचारक होता है, संचार जहाँ से शुरू होता है, जो अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाने का कार्य करता रहता है, वो होता है स्रोत। क्योंकि संचार जो होता है वही दूसरे तक अपने विचार को पहुँचाने का काम करता है, तो मुख्य स्रोत होता है वह व्यक्ति जो कि संचार करता है, जो कि अपनी बातों को दूसरे तक पहुँचाने का कार्य करता है। जब स्रोत या संचारक एक उद्देश्य के साथ अपने किसी विचार, संदेश या भावना को किसी और तक पहुंचाना चाहता है तो संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है। जैसे आप स्वयं को स्रोत या संचारक मान लें।
आपसे ही संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है। मान लीजिए कि आप खुद को आपने मान लिया कि हम ही संचारक हैं, हम ही अपनी बात को किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो संचार की प्रक्रिया आपसे होती है, तो स्रोत आप हैं। जैसे आप स्वयं को स्रोत या संचारक मान लें। आपको इतिहास की एक किताब चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको अपनी कक्षा में किसी मित्र से आग्रह करना पड़ेगा। आपको एक किताब चाहिए और उसके लिए आपको आग्रह करना पड़ेगा। आग्रह आप किस प्रकार से करेंगे? संचार से करेंगे। इस तरह जैसे ही आप किताब मांगने की सोचते हैं, संचार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जाहिर है कि किताब मांगने के लिए आप अपने मित्र से बातचीत करेंगे या उसे लिखकर संदेश भेजेंगे। बातचीत या संदेश भेजने के लिए आप भाषा का सहारा लेते हैं। भाषा असल में एक तरह की कूट चिन्ह होता है। अब संचार की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हो गई? स्रोत से शुरू हो गई, क्योंकि स्रोत ने ये सोचा, आपने यह सोचा कि हमें इतिहास का बुक मांगना है, तो यहाँ से संचार की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब यह संचार की प्रक्रिया स्रोत से शुरू हुई है। अब इसके बाद आता है भाषा। जो भाषा किस माध्यम से वह आप मांगेंगे, तो इस भाषा के लिए कुछ कूट चिन्ह होते हैं, कुछ कोड होता है। आप अपने संदेश को उस भाषा में कूटीकृत या एनकोडिंग करते हैं। एनकोडिंग यानी कि जो भाषा होती है, जिस भाषा में, जिस लैंग्वेज में, चाहे आप संकेत से मांगते हैं, इशारे से मांगते हैं, आप बोल करके मांगते हैं, कैसे भी मांगते हैं, तो आप एनकोडिंग करते हैं, एक कोड बनाते हैं अपनी बात को उस व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए। उसे हम एनकोडिंग कहते हैं। तो यह संचार का दूसरा तत्व होता है। पहला तत्व आप हैं, क्योंकि आप संचार करने जा रहे हैं, और दूसरा तत्व जो होता है वो एनकोडिंग होता है, यानी भाषा का होता है कि उस व्यक्ति से जिससे हमें अपनी बात कहनी है, अपना विचार पहुंचाना है, उससे किस तरह से हम बातें करेंगे। तो जिस भाषा में हम बात करते हैं वह एनकोडिंग होता है। यह संचार की प्रक्रिया का दूसरा चरण होता है। सफल संचार के उसके बाद संचार प्रक्रिया का अगला चरण होता है संदेश का। अब जब एनकोडिंग हो जाता है, यानी भाषा का निर्माण हो जाता है, एनकोडिंग कर लेता है व्यक्ति, तो उसके बाद संदेश भेजता है। तो तीसरा तत्व जो आता है वो संदेश का आता है। संचार प्रक्रिया का बहुत अधिक महत्व है। संदेश जो है, संदेश का संचार प्रक्रिया में बहुत अधिक महत्व होता है। किसी भी संचारक का सबसे प्रमुख उद्देश्य अपने संदेश के साथ प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना है। अपने संदेश को जो प्राप्तकर्ता है, जिसके पास हमारी बात पहुंचनी चाहिए, उस तक संदेश को पहुंचाना है। इसलिए सफल संचार के लिए जरूरी है कि संदेश को लेकर खुद पूरी तरह से स्पष्ट हो। भाषा जो हो वह संदेश के लिए पूरी तरह से स्पष्ट हो। संदेश जितना ही स्पष्ट और सीधा होगा, प्राप्तकर्ता को उसे समझना उतना ही आसान होगा। तो इस प्रकार से एनकोडिंग जो होता है, संदेश भेजने के लिए जो एनकोडिंग होता है, भाषा का निर्माण जो होता है, इस प्रकार से हमें करना है कि जिसके पास हमें संदेश भेजना है वह हमारी बात को आसानी से समझ सके। लेकिन संदेश को किसी माध्यम के द्वारा ही हम भेजेंगे। किस माध्यम के द्वारा भेजेंगे? जैसे संदेश भेजना है तो ऐसे तो भेज नहीं सकते हैं, तो संदेश को किसी माध्यम के द्वारा भेजेंगे। उसको हम चैनल कहते हैं, माध्यम को हम चैनल कहते हैं। जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना होता है। जैसे हमारे बोले हुए शब्द ध्वनि तरंगों के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचती है। जब हम बोलते हैं तो हम जो ध्वनि तरंगे होते हैं, तो ध्वनि तरंगों के द्वारा हमारी बात प्राप्तकर्ता तक पहुंच जाती है। जबकि दृश्य संदेश प्रकाश तरंगों के जरिए, ध्वनि तरंगे प्राप्तकर्ता तक, ध्वनि तरंगों द्वारा हमारी बात जब हम बोल करके कहते हैं तो ध्वनि तरंगों के द्वारा पहुंचती है, और जो हम देख करके जो करते हैं वो प्रकाश तरंगों के द्वारा पहुंचती है। इस तरह वायु तरंगों के जरिए हमारा संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है। प्राप्तकर्ता कौन होता है? जिसके पास संदेश देना होता है। यानी इतिहास का बुक आपको मांगना है तो आप अपने किसी सहपाठी से मांग रहे हैं। सहपाठी यानी आपका क्लासमेट से आप मांग रहे हैं, तो क्लासमेट के पास तक आपकी बात पहुंचनी चाहिए। पहुंचेगी तो वो प्राप्तकर्ता होगा। आप स्रोत हैं और उसके पास को आपको संदेश भेजना है तो वो प्राप्तकर्ता होता है। तो प्राप्तकर्ता तक आपकी बात पहुंचनी है। जैसे खाने की खुशबू
हम तक वायु तरंगों के जरिए पहुंच जाती है, उसी प्रकार से हमारी बातें जो होती हैं वो ध्वनि तरंगों के जरिए या फिर प्रकाश तरंगों के जरिए उस व्यक्ति तक पहुंच जाती है। स्पर्श या छूना भी एक तरह का माध्यम होता है। इसी तरह टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट और फिल्म आदि विभिन्न माध्यम के जरिए भी संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है। प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर प्राप्त संदेश का कूटवाचन यानी उसका डिकोडिंग करता है। अब आप वहाँ पर कोडिंग करते हैं, आप कोडिंग करते हैं और उसके बाद से हमारा संदेश उसके पास, प्राप्तकर्ता के पास पहुंचता है। जब हमारा संदेश हम एनकोडिंग करके और प्राप्तकर्ता तक पहुंचाते हैं, एनकोडिंग यानी हमने कहा था कि भाषा का निर्माण, तो भाषा का निर्माण करके एक कोड का निर्माण करके डिकोडिंग करके हम अपनी बात को जब प्राप्तकर्ता तक पहुंचाते हैं तो वह उस भाषा का डिकोडिंग करता है। डिकोडिंग का मतलब कि उसको समझता है, उसके अर्थ को समझता है जो हम संदेश भेजे रहते हैं। तो जब भाषा अगर हम सरलीकृत करके, अगर यहाँ से हम डिकोडिंग जो होगा वो सरलीकृत करके जाएगा तो एनकोडिंग करने में सहायता प्राप्त होगी। अब एनकोडिंग और डिकोडिंग दोनों चीज़ आप लोग बढ़िया से समझ लीजिए कि एनकोडिंग वह होता है कि संदेश जब प्राप्तकर्ता के पास हम भेज रहे हैं, जब हम संचार करने में जब संदेश भेजना होता है तो हम जिस भाषा के जरिए भेजते हैं उसे एनकोडिंग कहते हैं, और उस भाषा को समझना, आसानी से समझ लेना डिकोडिंग कहलाता है। तो एनकोडिंग और डिकोडिंग तो आप लोग जान ही गए होंगे। अब आगे हम की उल्टी प्रक्रिया है। इसमें संदेश का प्राप्तकर्ता उन चिन्हों संकेतों का अर्थ निकालता है। जाहिर है कि संचारक और प्राप्तकर्ता दोनों को उस कोड से परिचित होना जरूरी है। जिस तरह से संचारक को उस कोड की जानकारी है, उसी तरह से प्राप्तकर्ता को भी उस कोड की जानकारी होनी चाहिए जिसका एनकोडिंग करके भेज रहा है, ताकि उसको डिकोडिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की भी अहम भूमिका होती है, क्योंकि वही संदेश का आखिरी लक्ष्य होता है। प्राप्तकर्ता कोई भी हो सकता है, वह कोई एक व्यक्ति हो सकता है, एक समूह हो सकता है, या कोई संस्था अथवा एक विशाल जनसमूह भी हो सकता है। प्राप्तकर्ता को जब संदेश मिलता है तो वह उसके मुताबिक अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। यह प्रतिक्रिया सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है। यानी आपका मित्र कह सकता है कि वह किताब देगा या नहीं। जब आप किताब मांग रहे हैं और अपना संदेश पहुंचा देते हैं, उसके पास आपका संदेश पहुंच जाता है, वो आपके संदेश का मतलब भी समझ जाता है, तब वह आपको नकारात्मक या सकारात्मक प्रतिक्रिया दे सकता है कि मैं दूंगा या नहीं दूंगा। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की इस प्रतिक्रिया को फीडबैक कहते हैं। अब जब वह प्रतिक्रिया जो देता है, चाहे वो सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है या नकारात्मक, या तो वो कहता है कि मैं दूंगा या कहता है कि नहीं दूंगा, तो ये दोनों जो चीज़ें होती हैं वो सकारात्मक या नकारात्मक, तो ये दोनों चीज़ें फीडबैक होता है। संचारक ने संचार किया, उस तक पहुंचाया और फिर उसका फीडबैक मिला हाँ या ना। तो आपने पहले देखा कि स्रोत, संचार का पहला तत्व स्रोत यानी जो व्यक्ति संचार करता है, उसके बाद एनकोडिंग भाषा का निर्माण करना, उसके बाद संदेश को भेजना, उसके बाद से डिकोडिंग करना, उसका अर्थ को जो भाषा प्राप्तकर्ता तक प्राप्त होती है और वह डिकोडिंग करता है, अर्थ को समझता है, और उसके बाद से वो अपना फीडबैक देता है। और बीच में जो अवरोध होता है उसे हम शोर कहते हैं। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की इस प्रतिक्रिया को फीडबैक कहते हैं। संचार प्रक्रिया की सफलता में फीडबैक की अहम भूमिका होती है। फीडबैक से ही पता चलता है कि संचार प्रक्रिया में कहीं कोई बाधा तो नहीं आ रही है। इसके अलावा फीडबैक से यह भी पता चलता है कि संचारक ने जिस अर्थ के साथ संदेश भेजा था वह उसी अर्थ में प्राप्तकर्ता को मिला है या नहीं। इस फीडबैक के अनुसार ही संचारक अपने संदेश में सुधार करता है और इस तरह संचार की प्रक्रिया आगे चलती है। अब हम देखेंगे संचार के प्रकार। आगे अभी तक हमने देखा संचार क्या है, उसके बाद हमने देखा कि संचार के कौन कौन से तत्व हैं। संचार के तत्व में हमने देखा कि स्रोत, एनकोडिंग, संदेश, माध्यम,
संदेश, माध्यम और फिर फीडबैक, और बीच में जो अवरोध पैदा होता है वो होता है शोर, जिसका जो कि यह भी एक तत्व होता है उसका। बीच में अगर कोई अवरोध नहीं होता है, शोर अगर नहीं होता है, तो संदेश आसानी से पहुंच जाता है। तो ये चीज़ हमने देखा अभी तक। अब हम लोग देखेंगे कि संचार के कितने प्रकार होते हैं, संचार के कौन कौन से प्रकार होते हैं। पहला होता है सांकेतिक संचार। सांकेतिक संचार, सांकेतिक संचार वह संचार होता है जिसमें संकेत के जरिए हम लोग अपनी बात को, अपने विचारों को पहुंचाते हैं। जैसे कि आपको इतिहास का किताब मांगना है अपने फ्रेंड से, मैंने बताया कि आपको अपने दोस्त से मांगना है कि मुझे अपना इतिहास का किताब दो, तो उसके पास संदेश आपको भेजना है। तो यह चीज़ आप संकेत के जरिए भी कर सकते हैं, इशारे से उससे मांग सकते हैं कि अपना इशारे से कोई आप बात अपनी कह सकते हैं। तो यह सांकेतिक विचार होगा, फिर संचार होगा। फिर अगला प्रकार जो होता है दूसरा, वह होता है मौखिक और अमौखिक संचार। मौखिक और अमौखिक संचार भी संचार की प्रक्रिया, जब आप बैठ करके सोचते रहते हैं, जब आप बैठ करके सोचते रहते हैं, वहीं से आपकी जो संचार की प्रक्रिया होती है वो शुरू हो जाती है। जब आप बैठ करके सोच रहे होते हैं, वहाँ से आपकी जो संचार की प्रक्रिया होती है प्रारंभ हो जाती है। तो मौखिक और अमौखिक संचार यह होता है जिसमें कि आप, अगर कोई व्यक्ति आपके वहाँ आता है, आपके सामने आता है, आप उसका अभिवादन करते हैं, तो आप उसका अभिवादन हाथ जोड़ करके करते हैं, तो मुंह से भी कहते हैं प्रणाम, और आप अपने हाथ को भी जोड़ते हैं। तो यह मौखिक और अमौखिक संचार हो जाता है। आपने मुंह से भी कहा है प्रणाम और हाथ को भी जोड़ा, तो ये मौखिक और अमौखिक संचार हो जाता है। अगला पहला हुआ सांकेतिक संचार। संकेत से आपने इशारे से कोई चीज़ मांगा या अपनी बात को इशारे से बताया, वह सांकेतिक संचार होता है। मौखिक और अमौखिक संचार में कि आपने अपने हाथों को भी जोड़ा, या फिर आप इशारे से भी अपने बातचीत करते हुए, किसी से अगर आप बात करते हैं तो आप उनकी आंखें बनती हैं, जो बात कर रहे हैं उसके बात के अंदाज में आप अपने हाथों को हिलाते हैं, अपनी आंखों को नचाते हैं। तो ये भी जो है मौखिक और अमौखिक संचार के ही प्रकार हैं कि आपने अपने इशारे से अपने हाथ को भी बताया, इशारे से अपनी आंखों को, अपनी भौं को भी इधर उधर किया, और फिर आपने अपनी बात को बताया भी। तो ये मौखिक और अमौखिक संचार होता है। अब अगला होता है अंतःव्यक्तिक संचार। अंतःव्यक्तिक संचार में जो संचारक होता है वही प्राप्तकर्ता भी होता है और वही संचारक भी होता है, यानी संचार को देने वाला भी वही होता है, रिसीवर भी वही होता है। इस प्रकार में जैसे कि आप पूजा आराधना करते हैं, तो उसमें आपने भगवान की प्रार्थना की, तो उसमें प्रार्थना जो आप कर रहे हैं यह भी इसी का एक प्रकार है। या फिर आप कहीं बैठे रहते हैं, अकेले में कहीं बैठे रहते हैं, कुछ सोचते रहते हैं, कुछ योजनाएं बनाते रहते हैं कि कल हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो इसमें आपने योजनाएं बनाया, यह भी एक संचार ही होता है, यह भी एक संचार का प्रक्रिया ही होता है। तो इसमें, लेकिन इसमें प्राप्तकर्ता भी आप ही होते हैं, क्योंकि सोच रहे होते हैं, आप ही योजना बना रहे होते हैं, आप ही सोच रहे होते हैं कि हम आगे ये करेंगे, और उसके अनुसार काम करते हैं, तो फीडबैक भी आप ही देते हैं। तो यहाँ पर अंतःव्यक्ति संचार होता है, क्योंकि संचारक जो होता है वही प्राप्तकर्ता भी होता है, वही सोच रहा होता है और वही संचार भी करता है। अब अगला है आपका अंतर्व्यक्तिक संचार। इसमें अंतर्व्यक्तिक संचार में दो व्यक्तियों के माध्यम बातचीत होती है। जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते रहते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते रहते हैं, उसे अंतर्व्यक्तिक संचार कहते हैं। इसमें कोई दूसरा नहीं होता है, बीच में बस दो व्यक्ति होते हैं और आपस में बातचीत करते रहते हैं, तो यह अंतर्व्यक्तिक संचार होता है। अगला है समूह संचार। समूह संचार का सबसे बढ़िया उदाहरण आप लोगों की कक्षा है। आप लोग अपने क्लास में बैठे हुए हैं और क्लास में आपके अध्यापक पढ़ा रहे होते हैं, आपके शिक्षक पढ़ा रहे होते हैं, तो ये सबसे बढ़िया उदाहरण है। यानी एक समूह में कई लोगों से अपने विचारों को बताना, कई लोगों से अपने विचारों को बताना, किसी सभा का आयोजन करना, उसमें कई लोगों को बैठा लेना, वहाँ पर बैठ करके, और कोई मंडली बैठा लेना, उसमें अपनी बातों को कहना, या फिर कोई शिक्षक द्वारा बच्चों को किसी विषय पर चर्चा करके और उनको बताना, बच्चों द्वारा के पास उस चीज़ का संदेश देना, बच्चों का समझना और बच्चों को समझ करके और प्रत्युत्तर देना। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो समूह संचार होती हैं। अब अगला है जनसंचार।
जो कि हमारा चैप्टर है। यह जनसंचार भी संचार का ही एक प्रकार है और बहुत ही मुख्य प्रकार है। जनसंचार में जो संचार होता है वह बहुत ही बृहद रूप में, बहुत ही बड़े रूप में होता है और इसमें बहुत लोगों के द्वारा बहुत दूर दूर तक अपनी बातों को पहुंचाया जाता है और यह तकनीकी के माध्यम से, यांत्रिकी के माध्यम से अपनी बातों को पहुंचाया जाता है। किसी तकनीकी के माध्यम से, जैसे कि इंटरनेट हुआ या समाचार पत्र हुए, टीवी हुआ, रेडियो हुआ, नेट हुआ, इसके द्वारा जब हम अपनी बातों को, अपने विचारों को हम पहुंचाते हैं, फेसबुक, ट्विटर, ये सब चीज़ों के द्वारा जब हम अपनी बातों को समझाते हैं तो ये जनसंचार होता है। हम अपनी बातों को बहुत बड़े समुदाय को बता रहे हैं, अपनी दूर से ही हम बहुत दूर हैं और एक जगह बैठे अपनी बातों को दूर दूर तक तकनीकी के माध्यम से पहुंचाते हैं, उसे हम जनसंचार कहते हैं। तो आपने देखा कि सांकेतिक संचार किसे कहते हैं। संकेत के द्वारा विचारों का आदान प्रदान सांकेतिक संचार होता है। मौखिक संचार, जिसमें कि अपने हम संकेत भी करते हैं और मुंह से बोलते भी हैं, उसे मौखिक और अमौखिक संचार कहते हैं। अंतः व्यक्तिक संचार, जिसमें कि व्यक्ति खुद सोचता है, योजना बनाता है या भगवान की पूजा करता है, आराधना करता है, खुद ही वह प्राप्त करता होता है और खुद ही वो संदेश वाहक भी होता है, तो वहाँ अंतः व्यक्तिक होता है। और जहाँ दो व्यक्तियों में विचारों का आदान प्रदान हो रहा हो, आपस में बातचीत हो रही है, उसे अंतर व्यक्तिक संचार कहते हैं। कक्षा में बात एक समूह को अपने विचारों द्वारा एक जगह बैठ करके, इकट्ठा बैठा करके अपनी बातों को बताना, वह समूह संचार होता है। और तकनीकी के माध्यम से दूर दूर तक अपने विचारों को, किसी समाचार को बताना, यह जनसंचार होता है। तो इस प्रकार से आप लोग संचार देख लिए कि संचार क्या होता है, संचार के तत्व को हमने देखा और संचार के कौन कौन से प्रकार हैं हमने देखा। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को जनसंचार के बारे में बताऊंगी। जनसंचार क्या होता है और उसका विकास किस प्रकार से हुआ, किस तरह से धीरे धीरे जनसंचार का विकास हुआ और आज किस स्थिति में है, इन सारी चीज़ों की चर्चा मैं अगले वीडियो में करूँगी।